आपके सामने है क्लास फिफ्थ इंग्लिश न्यू जेम्स रत्ना सागर लेसन नंबर 8 अ गर्ल कॉल्ड मनु। जिस चैप्टर का इंट्रोडक्शन इसी के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक बहादुर रानी थी जिन्हें इनकी वीरता के लिए जाना जाता है। ये 1857 में होने वाले ब्रिटिश के खिलाफ इंडियन स्ट्रगल में इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। उन्हें इनकी बहादुरी और इनके बलिदान के लिए याद किया जाता है। आज हम एक ऐसे नाटक को पढ़ने वाले हैं जो इनके ज़िंदगी के महत्वपूर्ण पलों के बारे में हमें बताता है। तो नाटक की शुरुआत करते हैं, पर नाटक की शुरुआत के से पहले इसके कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट है यहाँ पर नरेटर, जो इस कहानी को सुनाने वाले हैं। सेज एक ऋषि को कहा जाता है। मोरोपत तांबे इनके पिता हैं। तांबेस वाइफ यानी इनकी मदर। मनु और रानी, ये दोनों नाम रानी लक्ष्मीबाई के ही हैं। रानी लक्ष्मीबाई को मनु या फिर मणिकर्णिका के नाम से भी जाना जाता था। नाना, जो इनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। गंगाधर राव, जो इनके पति हैं। स्टेट प्रीस्ट, यानी कि ये एक धार्मिक इंसान है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक पंडित हैं। फिर दरबारियों की बात हुई है। नेक्स्ट है मेजर एलिस, जो ब्रिटिश का एक सोल्जर है, सैनिक हैं। इसमें मैसेंजर यानी दूत के बारे में बात होगी। और फिर मिनिस्टर यानी इनके राज्य के सभी मंत्री। तो सीन फर्स्ट की शुरुआत हुई है, जिसमें सीन फर्स्ट में स्टेज को सजाया गया है, जिसमें मोरोपत तांबे, जो मराठा रूलर बाजीराव सेकंड के एक दरबारी हैं, आज बहुत ज़्यादा खुश हैं। और वो खुश क्यों हैं? क्योंकि उन्हें और उनकी वाइफ के घर पर एक छोटी सी बच्ची ने जन्म लिया है और उसका नाम इन्होंने मणिकर्णिका रखा है, और शॉर्ट में इनको मनु कहकर ये पुकारते हैं। तांबे के घर पर गाना गाए जा रहे हैं और डांस हो रहे हैं, यानी नाच गाने किए जा रहे हैं। तांबे अपने सभी गेस्ट का स्वागत कर रहे हैं और उनकी वाइफ के गोद में वो बेबी लेटा हुआ है, यानी बच्ची को तांबे की वाइफ ने अपनी गोद में लिया हुआ है, जो कि सभी लोगों के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षक का केंद्र बन चुके हैं। तभी एक ऋषि वहाँ पर आते हैं जिनके सफ़ेद बाल हैं। वो उनके कदमों को तांबे यानी मोरोपत तांबे छूते हैं, जिस पर ऋषि उन्हें आशीर्वाद देते हैं और सीधे चल आगे बढ़कर उस बच्ची तक पहुंचते हैं। तभी बच्ची को आशीर्वाद देते हुए ऋषि जोर से कहते हैं कि ये कितनी प्यारी बच्ची है, इसके चेहरे की चमक बहुत अच्छी है। और सभी लोगों से ये कहते हैं कि मेरे शब्दों को याद रखना कि ये कोई साधारण बच्ची नहीं है, ये तो इतिहास रचने के लिए जन्मी है, इसका अच्छे से ध्यान रखना। हर कोई इन ऋषि की बात बड़ी ही ध्यान से सुन रहा था और वहीं पर खड़ा हुआ था, जब तक कि ऋषि वहाँ से निकल नहीं गए। अब सीन सेकंड की शुरुआत हुई है। अब सीन सेकंड में क्या हुआ? नरेटर बताते हैं कि अब यह जो मनु है यानी मणिकर्णिका, अब वो बड़ी हो चुकी है। मनु का एक दोस्त भी है और एक साथी है जिनका नाम है नाना। ये बाजीराव के बेटी हैं, वहाँ के राजा बाजीराव के बेटी हैं। अब इस सीन में ये जवान हो चुके हैं और ये दोनों एक ही उम्र की हैं और एक घुड़सवारी पर घुड़सवारी के कपड़े पहनकर घुड़सवारी कर रहे हैं। तभी उन्हीं में से नाना, यहाँ पे बॉय की बात हुई है यानी नाना, वो बड़ी ही तेजी से सांस लेती हैं। तभी मनु कहती है नाना से, नाना तुम तो सच में थक चुके हो, मैंने पहले ही तुम्हें वॉर्न किया था, तुम्हें चेतावनी दी थी कि मुझे चैलेंज मत करो, पर फिर भी तुमने ऐसा किया। अब तो तुम जान ही गई हो कि कौन तेजी से घुड़सवारी करता है। तब नाना कहती हैं, हाँ मैं जान गया, मैं जानता हूँ कि मैं बेवकूफ़ हूँ मनु, तुम सच में बहादुर हो। जिस तरीके से तुमने मुझे उठाकर अपने घोड़े पर बैठाया जब मैं गिर गया था, और जिस तरीके से तुमने घुड़सवारी की, वो सच में तारीफ के लायक है, ऐसा तो मैं कर ही नहीं सकता था। तब मनु नाना को जवाब देती हुई कहती है, ये सब मेरे फादर की वजह से, मेरे पिता की वजह से है। मेरे पिता नाना, उन्होंने जब मेरी माँ गुजर चुकी थी यानी मेरी माँ की डेथ हो चुकी थी, तब उन्होंने मुझे बिथुरा भेज दिया, जहाँ पर मैंने घुड़सवारी सीखी और लड़ाई की तौर तरीके सीखी। कुछ दिन बाद मैं ज़रूर एक सिपाही या एक सोल्जर बन जाऊँगी। तब नाना कहती हैं, और मैं तुम्हारे साथ वहीं पर घुड़सवारी भी करूँगा तुम्हारे साथ साथ। पर याद रखना मनु, अगर तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो सिर्फ मुझे बुला लेना कि मैं तुम्हारी मदद करने ज़रूर आऊँगा। तो मनु कहती है, हाँ नाना, मैं ये ज़रूर याद रखूँगी। अब नरेटर बता रहे हैं कि ये दोनों लोगों के बीच बात होने के बाद ही अपने अपने घर लौट जाती है। समय बीतता है, तो समय बीतने के बाद कुछ समय बाद मोरोपत तांबे के पास एक मैसेंजर आता है। मैसेंजर यानी एक दूत आता है जो कुछ मैसेज लेकर आया है। मैसेज था
एक प्रपोजल। अब प्रपोजल क्या था, यानी क्या गिफ्ट था, उन्होंने ये प्रस्ताव था गंगाधर राव, झांसी के राजा गंगाधर राव की शादी का, यानी मनु के लिए शादी का एक रिश्ता आया था और ये रिश्ता था झांसी के राजा गंगाधर राव का। मनु इस बात से राजी हो गई, शादी के लिए राजी हो गए और बड़े ही खुश थे क्योंकि गंगाधर राव बड़े ही अच्छे इंसान थे। फिर आगे सीन 3 स्टार्ट होता है। अब सीन 3 में क्या बताया गया है कि शादी का ये सीन है, शादी हो रही है, सभी उत्सव मना रहे हैं और वहाँ के स्टेट का मतलब उस राज्य का एक पंडित वहाँ पर आता है जो मोरोपंत तांबे यानी रानी लक्ष्मीबाई के जो पिता है उनका स्वागत करता है, उनका परिचय दिलाता है। तब वही पंडित कहता है कि ये हमारे लिए सौभाग्य और खुशी की बात है कि एक ऐसी महारानी हमें मिली है और हमें उम्मीद है, हमें ये लगता है कि ये हमारी झांसी के नाम को रोशन करेंगी। सीन 4 में स्टार्ट होता है। अब सीन 4 क्या है, नरेटर बता रहे हैं कि समय का पहिया घूमता है, यानी समय बीत जाता है और रानी की जीवन में बड़े ही बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आते हैं उनकी जीवन में। उनके जीवन का सबसे मुख्य और सबसे खुशनुमा पल वो था जब 1851 में यानी 1851 में उनके घर पर एक बेटे ने जन्म लिया, यानी उनका एक बेटा हुआ, पर करीबन 3 महीने बाद ही वो बेटा भी उनका मर गया। अब झांसी के किले में बैठे गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई एक महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। अब उनकी बातें क्या हैं, चलिए आगे जानते हैं। जिसमें लिखा हुआ है कि गंगाधर राव अपनी रानी यानी रानी लक्ष्मीबाई से कहती हैं, रानी मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, ये ब्रिटिश यानी ये अंग्रेज बड़ी तेज़ी से अपनी ताकत बढ़ा रही है और अब इन्होंने एक नया नियम निकाला है। इन्होंने कहा है कि अगर कोई राजा मर जाता है और उसका कोई उत्तराधिकारी ना हो तो उसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर हो जाएगा, यानी ब्रिटिश को उसे अपना राज्य देना होगा। तब रानी कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, ये धूर्त ब्रिटिश, ये धूर्त अंग्रेज, इन्होंने बहुत सारे राज्यों को इसी तरीके से छीना है और अब हमारा बेटा भी नहीं रहा है। गंगाधर कहते हैं कि पर लेकिन रानी, हम एक बच्चे को गोद भी ले सकते हैं अगर आप राजी हो जाएं तो रानी कहती हैं, ठीक है, मैं इस बात से बिल्कुल खुश हूँ, आप ऐसा करिए। तो अब सीन 5 स्टार्ट होता है। सीन 4 खत्म हो चुका है। सीन 5 में क्या हो रहा है, सीन 5 में नरेटर बताते हैं कि लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव ने एक बच्चे को गोद ले लिया है और उस बच्चे का नाम दामोदर राव रखा है, पर किस्मत ने इन्हें यहाँ पर भी साथ नहीं दिया। अब किस्मत ने रानी लक्ष्मीबाई के सामने बहुत सारी कठिनाइयाँ इकट्ठी कर दी। जिस दिन उन्होंने उस बच्चे को गोद लिया और घर लेकर आए, उसके अगले दिन ही गंगाधर राव की डेथ हो गई, वो भी गुजर गए। ब्रिटिश ने उस अडोप्टेड सन यानी गोद लिए हुए बेटे को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। अब वो रूल के हिसाब से वहाँ पर राजा नहीं बन सकता था उनका बच्चा। एक दिन झांसी के किले में रानी बैठी हुई थी, तभी एक कोर्टियर यानी एक दरबारी आया जो कहता है कि मेजर एलिस रानी से मिलने आए हैं। तभी मेजर एलिस अंदर आते हैं और वहीं पर बैठती हैं। रानी उनसे कहती है कि मेजर एलिस, मैंने कई बार लेटर लिखे हैं गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को। अब ये लॉर्ड डलहौजी कौन है? लॉर्ड डलहौजी वहाँ पर ब्रिटिश के एक गवर्नर थे उस समय के, जिनको रानी लक्ष्मीबाई कई बार लेटर लिख चुकी हैं अपने बेटे के बारे में। तो वह यही कहती है कि मैंने कई बार गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को कई बार लेटर लिख चुकी हूँ अपने बेटे के बारे में, क्यों मेरा बेटा रूल के हिसाब से एक राजा बनने लायक नहीं है। तो मेजर एलिस कहते हैं कि वो तो सिर्फ आपका गोद लिया हुआ बेटा है, वो इस राज्य का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। और आपके बारे में भी मैं बता दूं कि गवर्नमेंट और जनरल ऑफ इंडिया ने ये तय किया है कि आपको अब ये किला छोड़ना होगा और आपको एक दूसरे महल में जाकर रहना होगा, क्योंकि अब झांसी का ये किला ब्रिटिश के अधीन रहेगा, ब्रिटिश की सुरक्षा में रहेगा। तब रानी कहती है, सुरक्षा पर सुरक्षा किससे, ये किस तरीके के तुम्हारे नियम है, इसकी अपील मैं ज़रूर करूँगी। पर जब रानी लक्ष्मीबाई इसकी अपील करती हैं तो उनकी इस अपील को ठुकरा दिया जाता है। लक्ष्मीबाई अपनी बेटे को लेकर
वहाँ से निकल जाती है और करीबन 3 साल तक झांसी के एक किले में ही 1857 तक रहती है। पर 1857 में एक म्यूटनी नाम का एक विद्रोह हुआ था। वो विद्रोह जो 1857 में सबसे पहले छेड़ा गया और जिसके जो लीडर थे वो थे बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो इस विद्रोह के समय में क्या हुआ, रानी लक्ष्मीबाई एक महल में, अपने महल में बैठी हुई थी और एक एक करके वहाँ पर मैसेंजर आ रहे थे। यानी मैसेंजर अब क्या न्यूज़ लेकर आए हैं वो सुनिए। मैसेंजर फर्स्ट कहता है, रानी देयर इज चोस ऑल अदर, यानी हर जगह हड़बड़ी मच चुकी है। सभी सोल्जर्स ने राइफल का इस्तेमाल करने से मना कर दिया है। अब देखिए, इन बातों को जानने से पहले आप एक चीज़ ध्यान से सुन लीजिए। ये किस बारे में बात कर रही है कि क्या हुआ था कि 1857 में एक युद्ध छिड़ा था। इसमें क्या हुआ था कि कुछ लोग जो ब्रिटिश के सेना में काम करते थे, हिंदुस्तानी लोग जो ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ों की सेना में काम करते थे, उन्हें ये पता चला था कि जिन राइफ़ल का वो इस्तेमाल करते हैं उनमें जो कारतूस इस्तेमाल होता है वो गाय के मांस से बना हुआ है। तो जब उन्हें ये पता चला तो उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया और उसी समय उन्होंने कई अंग्रेजी सैनिकों को ही भी मार दिया, जिस वजह से अंग्रेज़ों ने कुछ सैनिक थे उनको जेल भेज दिया और बाकी जो सैनिक थे वो सीधे पहुंचे बहादुर शाह जफर के पास। बहादुर शाह जफर उस समय मुगल शासक के राजा थे, बहादुर शाह से मदद मांगने के लिए। तो यही चीज़ बताया गया है। तो मैसेंजर कहता है कि हर जगह हड़बड़ी मच चुकी है, सोल्जर्स ने राइफल का इस्तेमाल करने से मना कर दिया है। मैसेंजर सेकंड बोलता है कि सभी सिपाहियों जिन्होंने राइफल का इस्तेमाल करने से मना कर दिया उन्हें जेल में डाल दिया गया है। मैसेंजर थ्री कहता है कि ये दूसरे जो सिपाही जो मतलब बच चुके थे उन्होंने बाकी ब्रिटिश ऑफिसर को मार डाला है। मैसेंजर फोर कहता है कि बादशाह की जय हो, मतलब भारत के बादशाह की जय हो। सिपाहीस ने यानी सैनिकों ने, वो सैनिक जो विद्रोह कर आए हैं उन्होंने बहादुर शाह जफर को ताज पहनाया है। दिल्ली के जो बहादुर शाह जफर हैं उनको ताज पहनाया, यानी विद्रोह शुरू हो गया है। तभी रानी थोड़ा सोचती है और कहती है यही सही वक्त है एक्ट का, काम करने का। आई एम सर्टेन वी कैन रिगेन द फोर्ट, द फोर्स गार्डिंग इट इज अ वीक एंड अनप्रिपेयर्ड। हाँ, तो यहाँ पर वो कहती हैं कि मुझे उम्मीद है कि हम दोबारा से अपने किले को हासिल कर सकेंगे, क्योंकि अब किले की जो पहरेदारी है वो कमज़ोर हो चुकी होगी और वो हमारे लिए प्रिपेयर नहीं होंगे। अपने सभी सैनिकों को बुलाओ और युद्ध की तैयारी करो। इतना कहने के बाद रानी लक्ष्मीबाई का एक अगला सीन दिखाया जाता है, जिसमें अगले सीन में रानी लक्ष्मीबाई ने उस किले को हासिल कर लिया है, जहाँ पर रानी अपने उन हथियारों, अपने कवच को पहने हुए किले के अंदर ही बैठी हुई है। हथियाने के बाद ही फिर एक सोल्जर दोबारा से वो उनके पास आता है। बड़ी ही हड़बड़ाहट में वो उनके सामने झुकता है और कहता है, रानी लक्ष्मीबाई एक बुरी न्यूज़ है, हमारे पड़ोस के 2 पड़ोसी उन्होंने अपनी सेना को भेजा है झांसी को हथियाने के लिए। और सदाशिव राव, वो ये मानते हैं, जो सदाशिव राव महाराजा मतलब हमारे महाराजा के जो भांजे हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि इस ताज के उत्तराधिकारी वही हैं। तो देखो कौन कौन सी मुसीबत आई है। एक मुसीबत तो यही आई है कि इनके पड़ोस के जो राज्य है उन्होंने झांसी पर एकदम से हमला कर दिया और सदाशिव राव यानी जो इनके भांजे थे उन्होंने ये दावा किया कि असली अधिकारी वही हैं इस राज्य के। ऐसी और फिर साथ में सिपाही ये भी कहता है कि जो ये स्थिति है ये बद से बदतर होती जा रही है, क्योंकि अब ब्रिटिश ने भी दिल्ली पर दोबारा से कब्जा कर लिया है, अब कोई जगह नहीं बची हुई है। तब रानी अपना सिर थोड़ा नीचे करते हुए कुछ सोचती है और फिर बोलती है, मेरे सभी सैनिकों को बुलाओ, मतलब मेरे सभी मिनिस्टर को, अपने सभी मंत्रियों को बुलाओ, हमें अभी फैसला लेना होगा और इस पर काम करना होगा। सभी मंत्री आते हैं। रानी कहती है कि अगर हमने ब्रिटिश के सामने सरेंडर किया तो हमारी ज़िंदगी बच सकती है, पर लेकिन क्या कि मैं बिना लड़े झांसी को ऐसे ही हार नहीं सकती, मैं बिना लड़े हार नहीं सकती। ये बड़ा ही शर्मनाक होगा कि हम बिना लड़े हार जाए, तो इससे अच्छा यही होगा कि हम सम्मान से लड़े, ना कि शर्म से जिए। आप सभी क्या कहती हैं? तभी उनके सारे मिनिस्टर यानी सभी
मंत्री कहती हैं कि आपका वचन ही हमारे लिए आदेश है और हम आपके साथ हैं। तभी रानी बड़ी गर्व के साथ एक मुस्कुराहट भरती है और कहती है, ठीक है, मेरे 2 दोस्तों को बुलाओ और वो हमें हमें बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे, मेरे शब्द उन तक पहुंचाओ। वो थे तात्या टोपे। तात्या टोपे को बुलाओ, यानी वो कहती हैं रानी लक्ष्मीबाई की तो तात्या टोपे को लाने के लिए मतलब बुलाने के लिए कहो, और साथ ही नाना साहिब को उनसे कहना कि मनु को अंग्रेजों से लड़ने के लिए उनकी ज़रूरत है और वो ज़रूर आएंगे। तो नरेटर बता रहे हैं कि रानी लक्ष्मीबाई ने एक सोल्जर की ड्रेस पहन ली और बड़ी बहादुरी से उन्होंने लड़ाई लड़ी, पर लेकिन एक ब्रिटिश सोल्जर ने उसे पहचान लिया और उन्हें गोली मार दी, जिस वजह से वो गिर गई। और ये तब हुआ जब वो एक कैनल से, एक नदी के ऊपर से हॉर्स को लेकर जंप कर रही थी। अब सीन 8 में क्या बताया गया है? सीन 8 में बताया गया है कि सोल्जर्स ने जो है उस रिवर के किनारे खड़े हुए हैं, युद्ध खत्म हो चुका है, रानी लक्ष्मीबाई भी जमीन पर गिरी हुई है जहां पर वो मर चुकी है। तब नरेटर कहते हैं कि उनके दोस्त यानी रानी लक्ष्मीबाई के दोस्त कौन थे? तात्या टोपे और नाना साहिब, ये बिल्कुल भी नहीं हारे हैं। तात्या टोपे ने उनका पूरा साथ दिया है और नाना साहिब ने उनका जो प्रॉमिस उन्हें बचपन में दिया था उसको भी निभाया है। पर लेकिन बट द व्हील ऑफ लाइफ हैड कम फुल सर्कल, द ग्रैंड रानी वॉज डेड एट द यंग एज ऑफ 23। पर लेकिन जो जिंदगी का पहिया है वो घूम चुका है। अब ये जो महान रानी थी ये मर चुकी हैं, इनकी उम्र सिर्फ 23 की ही थी और अब ये मर चुकी है। क्या ये सच में मरी है? एक ओल्ड सेज ने ये कहा था, क्या कहा था उस ऋषि ने? उन ऋषि ने एक सही कहा था कि ये इतिहास रचने के लिए ही जन्मी है। इन्होंने इतिहास रचा है और सभी लोगों के, सभी चाहे स्त्री हो या पुरुष, सभी के दिलों को भी जीता है। इस तरीके से यहाँ पर एक छोटा सा चैप्टर आज ख़त्म हुआ है जिसको लिखा था रितु सिंह ने। और इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज भी आपको जल्द ही इसी चैनल पर मिलने वाली हैं। आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी है, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।